करना चाहिए कि आपस में एक दूसरे से हम कोई भी ज्ञान को शेयर कर सके। अक्सर घर में मैं बहुत दिनों से जब शेयर बाजार सीएनबीसी चलते रहता था घर में, तो मेरी बिटिया बहुत छोटी हुआ करती थी, अक्सर पूछते थे क्या दिन भर बाजार बाजार करते रहते पापा, ये बाजार है क्या? तो अक्सर मेरा एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि बाजार आर फुल ऑफ द टू टाइप्स ऑफ पीपल्स, पीपल विथ तजुर्बा लाइक एक्सपीरियंस एंड पीपल विथ मनी. And once the bull market is over, the people with tajurba end up with lots of money, and people with money end up with tajurba. तो जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा वो लॉट्स ऑफ मनी लेके बुल मार्केट के बाद घर आते हैं, और जिनके पास केवल पैसा रहता है वो एक्सपीरियंस लेके घर लौटते हैं. तो आज का मेनली प्रेजेंटेशन यही है कि जो हमने लास्ट 26-28 ईयर्स में शेयर मार्केट से सीखा है, स्टॉक मार्केट से, उसके कुछ इफ एंड बट्स आपको बताने का कोशिश करूंगा. लास्ट 28 ईयर्स में स्टॉक मार्केट की बहुत जर्नी देखी, इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, उसी जर्नी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. एक कॉमन कोट है कि देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नोइंग व्हाट टू डू एंड एक्चुअली डूइंग. सबको पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा, सबको पता है कि कम खाना खाने से, दौड़ने से हमारा हेल्थ फिट रहेगा, लेकिन करता कोई नहीं है. बिल्कुल उसी तरह से जैसे सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बन के आएगा, लेकिन फिर भी कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है. एक टिपिकल इंडियन सिनेरियो में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, द इंडियन सिनेरियो में 49.4% पीपल इन्वेस्ट इन द लैंड, 15% population in bank deposits, 15% in gold, insurance and ULIP 6.2%, provident fund 5.7%, equities 4.8%, and cash and equity 3.5% only. ऐसे सबको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इन्वेस्ट करते हैं 8 ईयर 10 ईयर्स में, सबको डबल पैसा मिले, देयर इज नो प्रॉब्लम. द मोमेंट दे कम टू द स्टॉक मार्केट दे थिंक्स कि हमें 25 दिन में पैसा डबल चाहिए, एकदम तुरंत का तुरंत डबल होकर मिलना चाहिए. हार्डली सम दे कीप पेशेंस. हिस्ट्री वाइज सम ग्रेट बुल मार्केट टू डिमोन्स्ट्रेट दैट द इंटरनेशनली कितना टाइम्स रहा, कितने टाइम्स अपना मार्केट राइज हुआ इन द ग्रेटेस्ट बुल मार्केट्स आर द डाउ एंड द निकाई. सर आप वीडियो बंद कर दीजिए सर, एक्चुअली अटक अटक के आ रहा है मेरा. ओके. तो सारे लोग अगर फोटो बंद कर देते हैं तो शायद फास्ट होगा. मैं भी अपनी फोटो बंद कर दूं? हाँ करके देखता हूं, अभी ठीक है. हाँ सर. या तो सब लोग म्यूट कर दे तो ज्यादा अच्छा साउंड आएगा. हाँ नहीं, वो सर इंटरप्शन हो रहा कर है. दिया. हाँ, सब लोग म्यूट कर देंगे ना तो साउंड क्लियर आएगा. The sum of the great bull market worldwide, the Dow Jones and the Nikkei are the two great. In the 1964, Japan was about to host the Olympic. Till 1964, Japan was third world country and hardly people recognize him as, and many people are suspicious that whether they are going to host properly or not. But by the end of 89, World Cup was hosted, and by the end of 89, in the period of about 20 years, Japan Nikkei appreciated about 29 times. In that duration, Japan's yen also appreciated. क्यों नहीं मूव कर रहा है? जय कर गया सर. मेरे ख्याल से अनशेयर करके दोबारा शेयर करना पड़ेगा फिर तो. एक ही ऑप्शन. हाँ हो तो गया, हो गया. हाँ ठीक है. So
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. The Dow Jones from 1980 to 2022, it's rise almost about 114 times. Nikkei about 32 times, Nasdaq about 26 times, and Sensex about 465 times from 1982 to 2022, last 42 years. So by the trend, by 2030, what are our expectation of the stock market? So I already explained that in 1964 Olympic was hosted by the Japan, and hardly any people recognizes Japan as the any country of the importance. But by the end of 89, when bull run ended in Japan, Japan's market rise 30x. Japan yen also appreciated 3 times to the dollar. So practically 100x rise of the market in just 25 years. And by the end of the bull market, end in the Japan becomes the third richest economy from the third world country, with many products in each and every household like Sony, Toyota, Honda, and etc. So let us start with the power of investing. The importance of starting early. The graph showing that if you start early investing at the age of 25, and just see this graph, you have started investing at the age of 25, and even you start investing at the age of 40 with double the amount, you are always far behind. The two typical example of Karisma and Kareena, both are actually actual sister. The Karisma started investing at the age of 18 years. Kareena started after 7 years of Karisma. Karisma stopped investing at the age of 25. And what amount invested? Both invested 50,000 per year. So total amount invested by Karisma is only years, while Kareena invested whole of her life till the age of 62 years. At the age of 40 years, the Karisma has 55 lakhs, Kareena has only 27. By the 50s, she was having 2.25 CR, she was having 1.22, and at the age of 60 years, Karisma having 12 CR, and Kareena, in spite of investing whole of the life, she was having only 6.71, both with the 15% only compounding. So this is the power of actually investing early and staying long. One important thing to note is you don't have to be the smartest person to get rich. You can invest in the companies that have the smartest people work for and let them make you rich. हमारे लिए धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी भी काम करे, कोटक महिंद्रा भी काम करे, आदि गोदरेज भी काम करे. हमको ऐसा चूज करना है कि हमारे लिए नारायण मूर्ति भी काम करे. हमको ऐसे बिजनेस केवल सेलेक्ट करने हैं, स्मार्टली केवल उतना ही काम करना है कि हमारे लिए स्मार्टेस्ट मैनेजमेंट हमको चूज कर लेना है. यस सर. बोल रहे हैं बॉस? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो प्रमोद. जी सर. Discipline in the stock market is not that like to be perfect. Discipline is just maintain continuity. The stock market means does not require any time perfection. Even imperfect stocks taken, if properly handled, gives good return. Most professional, either doctor, engineer, or anybody, has almost 30 years of career. Only we need to find a business which doubles every 3 years. There are more than 100 business in India which multiply every third year. So anybody can say that in 30 year कितना होगा सर, कोई बता सकता है? कोई भी बिजनेस अगर हमारा 3 साल में डबल होता है तो 10 लाख हमारा कितना होगा?
राहुल बॉस, प्रैक्टिक नहीं, ये तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अरे अंदाज से फिर भी 320 देखो 10 20 40 40 80 1.6 12 देन 3.2 12 6.4 12.8 25.6 50 ऑलमोस्ट 100 करोड़ बन जाएगा। 100 करोड़ हो गया। हम्म यही पावर है सर स्टॉक मार्केट का। It take only 10 lakhs become 100 CR over 30 इको बन रहा है। डबल एंट्री जय क्यों बंद कर है दो। आपने? 10 lakhs becomes the 100 CR. It looks very silly. अगर कहीं पे बात करिए कि 10 लाख रुपए हमारे 30 साल में 100 करोड़ हो जाएंगे तो लोगों को बड़ा सिली लगेगा। बट मैथ्स नेवर लाई। 10 लाख रुपए आपका ऐसा बिजनेस चूज कर लीजिए जो कि 3 साल में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 30 इयर्स में 100 CR हो जाएगा। और जस्ट इमेजिन सर 33 ईयर में कितना हो जाएगा ये? राहुल 200 बॉस, करोड़ 200 करोड़ 200। तो जस्ट 100 करोड़ गेन इन द 3-year ड्यूरेशन। एंड आफ्टर दैट 36 इयर्स अगर काउंट करें तो 200 विल बी एडेड इन दैट। दिस इज एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे टाइम पार होगा वैसे वैसे आपके पैसे की रफ्तार बढ़ती जाएगी। इफ यू आर हैविंग 100 CR at present value, you are in the richest 1% of the world. Forget India, sir. You are in the richest 1% of the world. One important quote by Vijay Kedia साहब, बुल मार्केट ऑलवेज क्रिएट द स्टूपिड इन्वेस्टर्स। सबको लगता है जब बुल मार्केट चलता है कि कुछ भी उठा लो सब बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है। तो सब स्टॉक्स बढ़ते हैं तो लगता है सबको कुछ भी ले लो सब बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज बुल मार्केट्स क्रिएट द स्टूपिड इन्वेस्टर एंड स्टूपिड इन्वेस्टर क्रिएट्स द बियर मार्केट। फिर थोड़े देर में ले दे के बैठ जाएंगे। फिर बेयर मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर्स घुसते हैं। बेयर मार्केट क्रिएट्स द स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंड दिस स्मार्ट इन्वेस्टर क्रिएट्स द बुल मार्केट एंड द साइकिल गोज ऑन। जैसा कि मैंने पहले बोला, प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड कि देयर आर मोर देन 100 बिजनेसेस इन इंडिया व्हिच मल्टीप्लाइज एवरी 3rd ईयर और लेस देन 3 इयर्स। फर्स्ट चार्ट देखें सर, ये 2018 का प्रेजेंटेशन है। 2018 में देखिए, 2018 दिखाई इसलिए कि लास्ट 2 इयर्स में बहुत लोग बाजार को थोड़ा समझ लिए हैं, स्टॉक मार्केट्स का इंडेक्स जानते हैं, तो उनको समझने में लगे है कि मार्केट कितनी बार मौका देता है। ये जो लिस्ट है इससे मैक्सिमम कंपनी उसमें 100 करोड़ से कम की थी। मार्केट कैप सबका 100 करोड़ से कम था 2000 के आसपास। जस्ट नोटिस बजाज फाइनेंस 2018 तक 477 टाइम्स, यूपीएल 287 टाइम, टाइटन 244 टाइम्स। अब यहां पर बहुत लोग देखेंगे कि बजाज फाइनेंस आज के डेट में देखें सर 2292 है 18 में, तो बोलेंगे इतना पढ़ने के बाद बताना है। इवन की 18 से आज में सर ये 8000 के आसपास बजाज है। इवन की 2018 से 22 4 इयर्स में 4 टाइम्स बढ़ गया मार्केट। टाइटन 800 से लेके अभी 2500 चल रहा है, 2800 अभी चल रहा है। तो इवन 2018 से भी अगर लें तब भी 4 गुना मार्केट करीब करीब आपको रिटर्न दे दिया। पिडलाइट 1100 है, आज के डेट में 3000 के आसपास है। ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज गिवन मार्वेलस रिजल्ट। नेक्स्ट चार्ट, दीज आर द लिस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स। इसमें जितनी लिस्ट में कंपनियां हैं सब करीब 50 करोड़ से कम थी 2001 के आसपास। फिर बोलेंगे इन कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करें। यहां जितने लोग हैं प्रैक्टिकली हर कोई सिंफनी का कूलर यूज करता होगा 2001 में। मैं तो यूज करता था और प्रैक्टिकली जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं हमें पता है कि सब लोग उस समय सिंफनी का कूलर तो जरूर देखे होंगे या यूज करते होंगे। इट वॉज नॉट एन अननोन कंपनी। और जितनी लिस्ट में कंपनियां हैं दोनों लिस्ट में कोई भी टॉप बिजनेस फैमिली से कंपनी नहीं है। सारी की सारी कंपनी ऐसी हैं जिनको नए ढंग से शुरू किया गया। सिंफनी लीजिए,
पेज इंडस्ट्री लिए, टीटीके लीजिए, मन्नापुरम फाइनेंस हो, रिलैक्सो फुटवियर हो, सब के सब 400 500 सब मल्टीप्लाई किया 15 टाइम्स में। गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज के बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है नहीं है, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक इतना अच्छा रिफॉर्म चल रहा है कि हमारे स्टार रिफॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने एक ऑनेस्ट पर्सन के लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, जीएसटी लाने से सिंपल कर दिया, ट्रांसपेरेंट है, एफ्लुएंट है, एंड एक ऑनेस्ट पर्सन के लिए रेजिलियंट गवर्नमेंट है। एक इंपॉर्टेंट कोट्स आप लोग को बताएंगे कि शॉर्ट टर्म जो नए नए लोग मार्केट में आते हैं, द शॉर्ट टर्म द मार्केट is like that the child who get frightened with each and every noise that happens in the house and around it, but in the long run the market behaves like an adult. We have to deal with the child before we accept the adult. छोटी छोटी मार्केट में आया, किसी को लगा कुछ भी घटना हुआ, यूक्रेन वाले ने बम छोड़ दिया, यहाँ वाले ने छोड़ दिया, तुरंत मार्केट से बाहर निकल जाएंगे पैसा लेके। Just because it's taking time does not mean it not happening. स्टॉक मार्केट्स में आपको समय देना है। सपोज करिए कोई भी पेड़ हम लगाते हैं तो 10 दिन में 15 दिन में फल नहीं आता है। पेड़ को अपने शौक से रिकवर करने का मौका देना है, उसके बाद ग्रो करने का मौका देना है, खाद पानी दीजिएगा तब वो पेड़ ग्रो करेगा और आपको फल देगा। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हर आदमी का सोचने का तरीका और पैसा लेने का तरीका अलग होता है। एक बेगर है, उसको पैसा इमीडिएट चाहिए, लेबरर को डेली बेसिस पे चाहिए, सैलरीड पर्सन को मंथली इनकम चाहिए, शॉपकीपर को साल में एक बार पैसा निकालना है, बिजनेस पर्सन जो रहते हैं यूजुअली कुछ सालों में अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट डिकेट्स में कभी पैसा का जरूरत पड़ा तो पड़ा, नहीं तो डिविडेंड से काम चलते रहता है। और हमें पता है कि सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है। मार्केट एक्चुअली आर्ट भी है, लक भी है, और जितना ज्यादा इससे प्यार करिएगा उतना आपको ये देता है। लेकिन फिल्म का छोटा सा यह है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। अधिकांश लोग से जब बैठेंगे अपन बात करते तो बोलते यार अब क्यों बता रहे हो, पहले बताना था, अब तो इतनी तेजी हो गई। तो एक इंपॉर्टेंट कोट है कि बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री इज 20 ईयर एगो एंड नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। हर किसी को पता है कि नहीं जो कर पाए अब करते हैं। एक पर्सनल स्टोरी अपने ग्रुप में बताने में दिक्कत नहीं, अपने ग्रुप में एक पर्सनल स्टोरी बताते हैं। 2001 में मेरी शादी हुई थी। एट द टाइम ऑफ मैरिज सब लोग गिफ्ट कुछ ना कुछ देते हैं, बिहार में थोड़ा दहेज भी चलता है, गिफ्ट भी चलता है। तो 2001 में सब लोग अपना अपना कुछ कुछ देते थे। कोई घड़ी दिया, कोई ज्वेलरी दिया, कोई कुछ देगा, कोई कपड़े देगा, हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करता है शादी में जितने रिलेटिव्स रहेंगे। मेरे एक अंकल एयरफोर्स में होते हैं, अभी भी हैं, वो स्टॉक्स मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया करते थे एट दैट टाइम आल्सो। तो उनसे मेरा बहुत अट्रैक्शन रहा करता था, कुछ कुछ मैं सीखा करता था उनसे जब भी उनसे बैठता था। मेरे शादी में वो 1000 शेयर्स गिफ्ट किए टाइटन का, कि घड़ी तुमको नहीं देकर मैं टाइटन का 1000 का शेयर देता। उससे उसकी वैल्यू हार्डली जितना लोग मैक्सिमम लोग जो गिफ्ट दे रहे थे 20,000 25,000 का, उतना ही का गिफ्ट का वो हमको शेयर दिया। क्या सोच सकते हैं आज 2022 में वो 1000 शेयर बढ़ के 20,000 शेयर हो गया है बाय स्प्लिट एंड बोनस, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज क्या होगा मौर्या सर? जो टाइटन का रेट नहीं मालूम 40 करोड़ से ऊपर है अभी तो 2300 इट इज चल रहा मोर है देन ना, 40 करोड़ से ऊपर होगा ये। तो ये पावर है सर अपने स्टॉक मार्केट का। तो यूजुअली लाइफ आपको वो नहीं देती है जो सिर्फ आप चाहते हैं, लाइफ आपको वो देती है जिसके आप काबिल हो। तो जितना ज्यादा प्यार इसमें दीजिएगा, जितना ज्यादा अपना दिल लगाइएगा इसमें, उतना आपको ये रिटर्न स्टॉक मार्केट मेरा मानना है देता है। समटाइम्स सम टेम्पोररी थिंग्स ऐसी लाइफ में होती है जो लगता है कि आपको यार क्यों हो गया, क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों दिक्कत होता है, लेकिन भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखते हैं। उसी स्टोरी के कंटिन्यूटी में जब शादी हो गई, हम लोग इंदौर शिफ्ट कर गए थे। इंदौर में हम लोग रेंट पे रहते थे। हमारे बगल का एक घर बिक रहा था, 2-4 महीने बाद कोई बेच के सऊदी जा रहा था।
उस घर को मैंने 10 लाख में परचेज कर लिया था रीसेल में, अबाउट 2400 स्क्वायर फीट का था। परचेज करने के बाद जब उसको रिफर्बिश्ड कर रहे थे हम लोग, तो रिफर्बिश्ड करने के लिए दौड़ भाग किए, दौड़ भाग करने में पेंट खरीदने लगे। जब पेंट के लिए मार्केट दौड़ते थे, दुकान, तो जहां देखे एशियन पेंट छोड़ के कुछ दिखता ही नहीं था। जो दुकान वाले को देखे सिर्फ एशियन पेंट्स का था, तो एशियन पेंट खरीदे। मार्केट साथ में घर का काम चलते रहा, मार्केट सर्वे चलते रहा। मैक्सिमम दुकान, कम से कम 50 दुकान घूम गए हम लोग। पेंट्स वाले के यहाँ फर्नीचर का काम लगा, तो पिडलाइट वाले के यहाँ जितने फर्नीचर के ग्लूज मिलते थे, तो हम लोगों ने जो बचा हुआ पैसा अपना 10-12 लाख रुपए था, अपना इन्वेस्ट कर दिया एशियन पेंट एंड पिडलाइट में एट दैट टाइम 2001 में ही। और जो कुछ पैसा बचा था टाइटन इंडस्ट्रीज फिर खरीद लिया। आज के डेट में कहना नहीं है कि उसकी वैल्यू उस समय से आज के डेट में कितनी ज्यादा हो गई होगी। हमारी एवरेज कॉस्ट प्राइस उस समय 10 रुपए के आसपास पड़ती थी, जो कि आज, और वही स्टॉक्स मल्टीप्लाई बोनस एंड स्टॉक्स होते होते करीब करीब 8 to 10 टाइम्स हो जाता है। अभी प्रेजेंट एक घटना घटी 2012 में। हमने घर यहाँ तालपुरी प्रोजेक्ट में खरीदा। अपनी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि ये हमने जिया हुआ है, और इस जिए हुए में क्या डिफिकल्टी आई और क्या बेनिफिट मिलता है उसको महसूस करना है। 2012 में हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया। तालपुरी हमको हैंडओवर जाना था 2011 में, लेकिन 2012 तक भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा था। उसके कारण इंस्टॉलमेंट उन लोगों ने रोक दिया कि इंस्टॉलमेंट आपको जब हैंडओवर होगा तब आखिरी इंस्टॉलमेंट देना है। 8 लाख का इंस्टॉलमेंट बचा हुआ था हमारा। तो हमने मार्केट में गए, कुछ लोग लेके अपना काम करा रहे थे। हमने सैनिटरी पाइप्स देखा, सैनिटरी पाइप्स लग रहा है घरों में। जितने प्रोजेक्ट में देखे, हमारा प्रोजेक्ट हो, बी ब्लॉक हो, चौहान एस्टेट हो, जहां देखते थे मैक्सिमम जगह लोग क्या लगाते थे, सैनिटरी पाइप में एस्ट्रल पाइप लगाते थे। तो पूरे पैसे का तो नहीं, पूरा पैसा अचानक मांग देगा तो कहां से देंगे। 2 लाख रुपए का सैनिटरी पाइप हमने एस्ट्रल पाइप एट दैट टाइम खरीद लिया था। सिर्फ 5000 शेयर उस समय मिला था 2 लाख रुपीज का। लेकिन उस 5000 शेयर का वैल्यू आज समझ सकते हैं सर कितना होगा? Great. हमारे घर के कॉस्ट से भी करीब करीब ज्यादा हो गया। 1.2 CR आज के डेट में उसका वैल्यू है। सिर्फ 2 lakhs इन्वेस्टेड इन 2012। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज, जब भी आपको ये स्टॉक खरीदे सर, पहले तो उसको दिल से समझिए, सोचिए, समझिए और दिल लगाइए। आप ये मत समझिए कि कोई स्टॉक खरीद रहे 20 रुपया का फायदा मिला और बेच दे। आप एक पार्ट ओनरशिप, शेयर का मतलब ही क्या होता है? हेलो, ऐसा रखें। हाथ जरूरी नहीं है पकड़ने के, रखने का, आप ऐसे भी रख सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो पर्सनल बात कर रहे हैं। वो यूरोलॉजी में कौन है? कमलेश, मुझे भी नहीं। you can mute Kamlesh, you can mute him. I can mute all. I'm muting everybody. You can unmute yourself. Pramod. Pramod, you need to unmute Yes, sir. yourself. हाँ, yes sir, हाँ। साउंड आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। सो जब भी कोई स्टॉक खरीदना चाहे तो एक इंपॉर्टेंट थिंग सोचिए कि पहले सोचे, समझे, और कभी भी 10 रुपया 20 रुपया प्रॉफिट के लिए स्टॉक नहीं खरीदे। स्टॉक्स और शेयर का मतलब ही होता है कि हम किसी कंपनी के पार्ट ओनरशिप हो रहे हैं, उसके मालिक बनने जा रहे हैं। तो ये समझे कि हम एक धंधा और एक बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर मैं आज 1000 स्टॉक खरीद रहा हूँ पिडलाइट इंडस्ट्रीज का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कल से पिडलाइट इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, पार्ट मालिक हूं, लेकिन मालिक तो हूं उस कंपनी का। तो जब आप ये समझिए कि मैं उस कंपनी का मालिक बन रहा हूं, तो अपने उस धंधे को उस अनुसार आप ग्रो कराइएगा और सोच समझ के लगाना है। कभी भी 10 रुपया 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, कभी भी लॉन्ग रन, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में कभी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना, कभी भी लॉन्ग रन में शॉर्ट पैसा बेच के कभी भी नहीं आदमी कमाया। आप अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिए थे कि जैसे जैसे टाइम बीतता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा। कि 30 इयर्स में आपको 100 करोड़ दिखा और जस्ट 3 साल में 100 करोड़ बढ़ता हुआ दिखता है, उसके 3 साल में 200 करोड़ बढ़ता हुआ दिखता है। तो स्टॉक्स को लेकर जब थोड़े दिन समय देंगे तब वो आपको एक्चुअल कंपाउंडिंग दिखाता है। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हार्डली मैटर्स।
ये कोई फ्लक्चुएशन हुआ मार्केट में तो सो डोंट बॉदर्ड अबाउट एनी फ्लक्चुएशन, अप हुआ डाउन हुआ। इंडिया कल्चर सा कि इंडिया गोज एट नाइट, इंडिया इज द, वी आर ब्लेस्ड विद द 140 करोड़ पॉपुलेशन। डे एंड नाइट, दिन रात यहाँ काम चलते रहता है। बुरे से बुरे हालत में भी इंडिया की जीडीपी 6% ग्रो करेगी, अच्छी गवर्नमेंट होगी तो 12% ग्रो करेगी, खराब गवर्नमेंट भी होगी तो 6% तो ग्रो करेगी ही। तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में तो कहीं भी किसी को संदेह नहीं होता है कि इंडिया में अगर इन्वेस्ट करें प्रॉपरली, अगर थोड़ा समझ के, तो इंडियन मार्केट तो कभी आपको लॉस नहीं देगा। तो ग्रोइंग बिजनेस मीन्स ग्रोइंग प्रॉफिट मीन्स इंक्रीज इन योर स्टॉक्स प्राइस। क्या हो गया? ये एक चार्ट है कि द प्रेजेंट लास्ट 20 इयर्स में कभी भी 16%, 17%, 18% के आसपास सीएजीआर कंटिन्यूअस मार्केट आपको 16-18% का रिटर्न लास्ट 20 इयर्स में हमेशा दिया है। सपोज करिए सर 1984 में अपन यहाँ आते मार्केट में इन्वेस्ट करते, ऑल्दो मैं 90s में शुरू किया, 1984 में आते कोई हमको बताता है कि थोड़े दिन में इंदिरा गांधी का मर्डर हो जा रहा है, मंडल कमीशन होगा, इतना डिस्टरबेंस होगा, राजीव गांधी का मर्डर होगा तो पूरा देश डिस्टर्ब हो जाएगा, भारत को गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा, न्यूक्लियर टेस्ट के कारण बंद होगा, Y2K होगा, कारगिल होगा, गुजरात राइट हो जाएगा, सुनामी आएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, डिमोनेटाइजेशन होगा, जीएसटी होगा। तो कोई सोचता है इन्वेस्ट करने वाला है इतना माथा पच्ची है, यहाँ तो मार्केट की बैंड बच जाएगी, कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा ऐसे मार्केट में। और 1984 में सेंसेक्स वाज 860 से आज 60,000 है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी अपने कंट्री में घट चुकी हैं। 860 से 60,000 का जर्नी इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल डिस्टर्बेंस अपना सेंसेक्स कवर किया है। तो अनेकों घटनाएं घटते रहेंगी, कभी कारगिल आएगा, कभी कुछ होगा, टेक बूम होगा, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोविड आया, कुछ भी होगा। इंडियन मार्केट्स आर ब्लेस्ड विद द 140 करोड़ पॉपुलेशन, कंजम्पशन की बाढ़ है यहाँ, बुरे से बुरे हालत में भी आपको 7 से 8% का ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। एक चार्ट है कि कितना दिन बुल और बेयर मार्केट से स्टैंड करता है। तो एवरेज डेज ऑफ द बुल मार्केट मैक्सिमम इज 929, जब 2002 में हुआ था। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बुल मार्केट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 3 इयर्स। लेकिन उसके कंपैरिजन में देखिएगा तो बुल मार्केट इज ऑलवेज फार बेटर देन बेयर मार्केट। सॉरी, द बुल मार्केट इज फार बेटर देन दिस बेयर मार्केट्स। सो बेयर तो आएंगे ही, और बेयर में ही स्मार्ट इन्वेस्टर क्रिएट्स होते हैं। द रिस्किएस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन द मार्केट लुक्स सेफेस्ट। सबको लगेगा अब यार तो बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, वही टाइम सबसे खराब होता है, उस समय ही पैसा थोड़ा सा डिप करता है। और सेफेस्ट टाइम में होता है जब मैक्सिमम लोग क्रेजी रहते हैं, लगता है यार बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो टाइम है आपको स्टॉक्स खरीदने का। So market is neither good, bad or ugly, but just your own reflection. Figure out what you are and how you expect market to give you returns. Actually maximum लोगों का टेंडेंसी क्या होता है कि they live in the denial. उनको लगता है यार हमको फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा चला जाएगा, स्टॉक मार्केट का क्राइसिस अपना निकल लेते हैं। So मेरा ये कहना है सर कि you have to be on the right side of the events going all around to avoid any disruption. Anytime there are lots of disruption going anywhere in the financial world. So our motto should be to stand to the right side of the business which are going to perform well in the coming future. Changing technology is going to disrupt as well as create much more wealth than anything. अगर टेक्नोलॉजी के साथ कवर नहीं करेंगे तो हर किसी को पता है कोडक का क्या हुआ, पोलरॉइड का क्या हुआ, नोकिया का क्या हुआ, सब बैंकरप्सी पे चले गए। ऐसा तो है नहीं कि आज कोई फोटो नहीं खींचता है,
आज के 20 साल से ज्यादा आज लोग फोटो खींच रहे हैं। जितना पहले फोटो खिंचाता था उससे एटलीस्ट 100 टाइम्स ज्यादा लोग फोटो खींचते हैं, बैठे बैठे मोबाइल में कैमरा में खींचते हैं। बट उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए समय के साथ आप राइट साइड में नहीं खड़े होंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये 2 पिक्चर है, बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर नहीं है, बट देखिए न्यूयॉर्क का 5 एवेन्यू स्ट्रेट है सर। ये 1900 की पिक्चर है पहली वाली, पूरी की पूरी देखिएगा घोड़ा गाड़ियां है, पूरा घोड़ा गाड़ी, कोई भी मोटर गाड़ी इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियां नहीं है। एंड सेम स्ट्रीट इन 1913 में एक भी घोड़ा गाड़ी नहीं दिखेगा, सारे के सारे इंटरनल कंबशन इंजन दिख रहे हैं, सेम स्ट्रीट। 13 साल में ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ घोड़ा गाड़ी से लेकर इंटरनल कंबशन इंजन में, यूएस में। तो जिन किसी को ये लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे रोडों पे नहीं भर जाएंगे, उन्हें ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का इंपॉर्टेंट चार्ट है। इन द प्रीवियस, जब टेलीकॉम का आविष्कार हुआ तब 1900 में टेलीफोन का इन्वेंट्री हुआ, उसको एब्जॉर्ब होने में अबाउट 50 इयर्स लोगों के पहुंच में आने में लग गया था। बट लास्ट में देखेंगे लेटेस्ट एडिशन जो टैबलेट आता है वो 6 महीने भी नहीं लगता है, मार्केट से आउट हो जाता है, खपत हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रहा है, आपको उस टेक्नोलॉजी से कोप अप करके चलना है, समझना है कि आने वाले समय में क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस लाने वाली है, उसके अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करना है। सब ट्रेडिशनल बिजनेस और जो टेक डिपेंडेंट बिजनेस थी सर, जिन्होंने इंटरनेट का, जो लोग 2000 के आसपास इंटरनेट को समझ गया कि इंटरनेट क्या चीज है और क्या आने वाले फ्यूचर में चेंज लाने वाला है, उसको कुछ नहीं करना था, जस्ट इंटरनेट डिपेंडेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना था और 7 जनरेशन तक बैठ के खाएगा उसका। जस्ट लुक एट द कन्वेंशनल बिजनेस, जॉनसन हो गए, एक्सन मोबिल हो गए, बैंक हो गया, और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट लाइक अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बर्कशायर हैथवे, फेसबुक, इनका रिटर्न देखिए 1000, 2000, 346, और जो कन्वेंशनल है इनका रिटर्न देखिए इवन की निगेटिव में भी है। तो अपने को प्रॉपर टाइम में क्या बिजनेस आने वाले समय में हिट करने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ रही है जो सोसाइटी में चेंज क्रिएट करेगा, उसको अपने को पकड़ना है। अभी तक का हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, नॉट इंडियन हिस्ट्री ओनली, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे अच्छा स्टॉक जो रिटर्न दिया है, कोई बता सकता है? राहुल सर बता देंगे। मेरे ख्याल से बर्कशायर का ही दिया है हैथवे वाला, पता नहीं, बट मुझे नहीं पता। बर्कशायर हैथवे 3rd नंबर पे है सर, वेरी क्लोज है आप। आई डोंट नो मच। और कोई बताने नो आइडिया बॉस। वाला, कोई गेस? It was the Philip Morris, cigarette maker of the USA. Yes. It given 4 million times return, 4 million times. Berkshire Hathaway given 1.5 million times. अच्छा, best business of all time is cigarette and alcohol worldwide. Even जापान का बेस्ट, यूके का बेस्ट, सबका सब सिगरेट बिजनेस। इंडिया का बेस्ट आईटीसी, लास्ट 30 इयर्स में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक इज आईटीसी, सिगरेट बिजनेस। तो सिगरेट एंड अल्कोहल कुछ भी हो, ये तो दारू पिएंगे ही लोग, सिगरेट पिएंगे, सरकार कितना भी कॉस्ट बढ़ा दे, 1 रुपया का गोल्ड फ्लेक्स से बढ़ के गोल्ड फ्लेक्स 16 रुपया का हो गया, फिर भी सब लोग पिएंगे। The person who identified internet 20 years back has to do nothing. Roughly $15 trillion इंटरनेट डिपेंडेंट में लास्ट 15 इयर्स में आया। 3 things are very important to understand the stock market. First is knowledge of stocks. नॉलेज भी बोरो किया जा सकता है, आप दोस्तों के साथ बैठे चर्चा कर लिए, अच्छा वो काम ये कर रहा है तो मैं भी उससे ज्ञान लेके कर लूंगा।
पेशेंस भी रख सकते हैं कि यार प्रमोद तो 15 साल से स्टॉक लेके बैठा है तो मैं भी 15 साल लेके बैठूंगा, बट द मिडिल वन इज करेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए। जाएगा जाएगा, जब करेज ये आ जाएगा कि पैसा डूबा तो डूबा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो लगाऊंगा इस पे, मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा करेगा, किया तो ठीक है, नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाऊंगा। जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलेगा ना क्या होने वाला है। तो ग्रोथ कई तरह की हो सकती है सर, यूनिफॉर्म ग्रोथ कभी नहीं होती है, लेकिन सब ग्रोथ ही कही जाती है। अगर चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो सारे के सारे ग्रोथ ही कहे जाएंगे। कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज ए बुल मार्केट गोइंग समवेयर। एक एग्जांपल देंगे सर, जैसे ही पेट्रोल का दाम और डॉलर का दाम बढ़ा, सारे वर्ल्ड में क्राइसिस होने लगी। इंडिया के लोग एकदम जो नए नए स्टॉक मार्केट में घुसने वाले थे, अरे यार डॉलर तो बढ़ गया 80 के ऊपर चला गया, अब तो बैंड बच जाएगा इसका मार्केट का। पेट्रोल बढ़ के 100 रुपए के ऊपर हो गया, 110 के ऊपर पेट्रोल जा रहा है, बैंड बच जाएगा। हमें ऐसे मौके पे ये सोचना है कि डॉलर बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है, डॉलर के बढ़ने से किन कंपनियों को फायदा मिलेगा? किसी ना किसी को तो बेनिफिट मिलेगा डॉलर बढ़ने से। जब डॉलर बढ़ा तो कौन कंपनी बेनिफिटेड हुई? टीसीएस 100 टाइम्स बढ़ गया, इन्फोसिस 100 टाइम्स बढ़ गया, एपीआईज डीबीएस लैब कम से कम 50 टाइम्स बढ़ गया। तो हमें ऑब्जर्व ये करना है कि जब मार्केट में चेंजेज आ रहे हैं, कोई उथल पुथल हो रहा है, तो कोई ना कोई तो बेनिफिटेड होगा। इस उथल पुथल से कौन बेनिफिटेड होने वाला है? जो बेनिफिटेड होगा उसको उठा लेना है। तो यही थर्ड लाइन है हमारा, चूजिंग द राइट हॉर्स अलोंग विद द राइट जॉकी। 2001 से एचडीएफसी बैंक ने ऐसा क्या किया इस सारे बैंकिंग सेक्टर्स को पछाड़ के इतना आगे चला गया? एक तो बिजनेस मॉडल अच्छा उन्होंने चूज किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और आदित्य पुरी जी का ब्रेन था कि स्टॉक मार्केट के पैसा को एचडीएफसी के थ्रू रूट करना है। नहीं तो पहले चेक देते थे, 1 महीने बाद भांजता था। स्टॉक मार्केट का ट्रांजेक्शन एचडीएफसी के थ्रू चालू हुआ। तो वी ओनली नीड्स few big ideas to work in the stock market. The one important thing is we cannot make money just by saying India will do better or this sector will do better. We have to invest in that, and that too on proper time. To get the best result, we should invest on proper time. If something is not giving you a smile on your face, you are probably not doing the right thing. ये सब चीज के लिए लागू है कि अगर कोई काम कर रहे हैं और चेहरे पे मुस्कान नहीं आ रही है, मतलब प्रॉपरली वो काम या तो आपके मन लायक नहीं हो रहा है। तो स्माइल टेक्निक आता है अपने इन्वेस्टमेंट में भी कि नए नए में कैसे चूज करें। छोटी कंपनी लें, कंपनी की छोटी साइज हो, 50 करोड़ से कम की कंपनी हो, भले मीडियम इन एक्सपीरियंस हो बट लार्ज इन एक्सपिरेशन हो, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल हो। तो ये बेस्ट थिंग है कि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स इन स्टॉक्स मार्केट। और कोई बोलता है कि मैं फेल नहीं हुआ है तो गलत बोलता है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक आप करिएगा। स्टॉक मार्केट पे इतना बड़ा और सारे स्टॉक्स आप पे चल जाए, भी कभी नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फेल्ड इन द लाइफ, प्रोबेबली यू हैव नॉट पास्ड। प्रॉपरली इन्वेस्ट करने के लिए और एक प्रॉपर नॉलेज होने के लिए एटलीस्ट 2 अप्स एंड डाउन्स अगर आप मार्केट के देखे हैं तो मार्केट को आप इतने अच्छे से पहचान लीजिएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले एक्सपेक्ट करें, लिकर टोबैको एवरग्रीन रहेगा, गेमिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी डू बेटर, रियल एस्टेट विल आउट परफॉर्म, क्लीन एनर्जी, क्यूएसआर, घर से बाहर निकल के लोग खाना खाते हैं, और एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस ग्रो किया, रोबोटिक्स, एल्गोरिथम, और आने वाले समय में कुछ सेक्टर्स बैडली परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलरली ऑटो इंश्योरेंस हुए, ऑटो इंसिलरी हुआ, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी वैसे वैसे हाईटेक गाड़ियां आएंगी और इन सब चीजों की जरूरतें खत्म होने लगेंगी।
ये चार्ट दिखाने के लिए हम लोग अभी वर्ल्ड से चाइना से कितने पीछे कितने साल में है, तो ओवरऑल ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस 60 के इंडेक्स से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर ग्रॉसली देखें तो 15 से 20 साल हम लोग चाइना से पीछे चल रहे हैं हर क्षेत्र में। हमारा एक्सपेक्टेड है कि वी विल बी 5 ट्रिलियन बाय द ईयर 2027 एंड 11 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर ऑफ 2037। तो अभी आज के डेट में देखने वाला यह है कि जब भी कोई कंट्री 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाती है तो कौन कौन सेक्टर्स और किस ढंग से सेक्टर फास्ट ग्रो करता है, उन सेक्टर्स पे ध्यान रखने हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है तो लगेगा कि हाँ 5 साल पहले हो जाएगा, 2030 तक हम लोग 10 ट्रिलियन पार कर जाएंगे। अगर पेसिमिस्ट है तो ठीक है 37 नहीं होगा, 40 में होगा, लेकिन होगा तो जरूर। आज के डेट में इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, बाय द 2028 अपन 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी रहेंगे। आज के डेट में 5th नंबर पे अपन है। स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट कोट है हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता को जिन लोगों ने जानते होंगे, आज इंडियन इकोनॉमी में इतनी बूम जो दिख रही है और इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी हालत में है। हर्षद मेहता अच्छा किए बुरा किए वो अलग डिबेट है, बट आज इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को बूस्ट जो पुश मिला है वो मेनली हर्षद मेहता के कारण मिला है। उनका एक इंपॉर्टेंट था, लाला रिस्क है तभी तो इश्क है। एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट आपको बताना चाहेंगे, इफ समवन इन्वेस्टेड ₹10,000 in 1982 in Wipro, it becomes 700 crore in 2022। 10,000 रुपए आपके 700 करोड़ होते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे यार 82 में कहा हमारे पास 10,000 रुपए थे, 1,000 रहता तब भी 70 करोड़ होता। बोलते 1,000 नहीं था 100 रुपए होंगे, अगर 82 में 100 रुपए तो बहुत लोगों के पास होंगे, तब भी 70 करोड़ रुपए वो रहते हैं। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए स्टॉक मार्केट। लेकिन ऐसे भी स्टॉक्स इस बीच में रहे जो 1 करोड़ से होके 1,000 पे और 0 पे भी हो गए हैं। सो इट्स नॉट इजी। वैसे भी मनी इज नॉट वेरी सिंपल, मार्केट इज नॉट वेरी सिंपल, मनी अर्निंग इज नॉट वेरी सिंपल, बट इफ यू टेक judicious decision, proper timing, patience, certainly markets never disregard you. Best brain in the society are in technology and medical field. If they try to invest, दिल से अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी जिनको आती है, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं जो बेस्ट ब्रेन है सोसाइटी के, तो विस्फोटक रिजल्ट पाएंगे। सो क्यों डरना है। उसी कंपैरिजन में एक हमारा चार्ट है सर कि 1980 में अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते, लोग बोलते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट किए रहते, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आज के डेट में 3700 रुपीज वो हुआ रहता। एफडी में इन्वेस्ट करते तो 2700 रुपीज होता। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करते सिर्फ इंडेक्स में, तब भी 60,000 रुपए हुआ रहता, 100 रुपए। सो इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट इज सिट टाइट। अच्छे स्टॉक्स लीजिए, अच्छे बिजनेस खरीदिए और आराम से बैठिए, समय समय पे उसको मालिक की तरह देखते रहिए कि काम हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देयर इज ए नैरो लाइन बिटवीन द इन्वेस्टिंग एंड गैम्बलिंग। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को बोलेंगे गैम्बलिंग है। If you are investing without a proper knowledge, proper background of knowledge of investment and downside risk assessment के बिना, अपनी बेफर कैपेसिटी जाने के बिना, तो ये गैम्बलिंग होगा, इन्वेस्टिंग नहीं कहलाता। तो किसी भी चीज के प्रयास और सफलता के बीच में एक ही नंबर का फर्क होता है। 1 नंबर एक्स्ट्रा हो तो सिलेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर कम होगा तो डिसेलेक्ट हो जाइएगा। और आगे बढ़े बॉस की रोके? नहीं चलने दो बॉस। चले ठीक है, अभी तो चलने दो। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए लोगों के दिमाग में आते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है।
दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच रिटर्न कुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थर्ड क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है हाउ मच मनी आई नीड टू स्टार्ट इन द स्टॉक मार्केट। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट। पता तो है कि हमको स्टॉक मार्केट में, लेकिन शुरू कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मच, इतना सब कुछ अच्छा है तो स्टॉक मार्केट का बैड नेम क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई इन्वेस्ट विदाउट फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मैंने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं की है, एमबीए नहीं किया हुआ है, तो क्या फाइनेंस के बिना कर सकता हूं। कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है और क्या क्या वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एक एक करके इनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो हर्षद मेहता के टाइम में रिस्क है तभी तो रिस्क है। अगर आप बिना प्रॉपर नॉलेज के, इवन कि आप छोटा सा तालाब में भी और स्विमिंग पूल में भी रिस्की है। अगर आप बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रेनिंग के अगर तैरने जाएंगे तो वो भी रिस्की है। तो इट इज समुद्र। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा समुद्र है कि इतना पैसा दे सकता है आपको जितना कि समुद्र आपको पानी कभी नहीं दे सकता है। तो स्टॉक मार्केट रिस्की है, बट उनके लिए जो कि बिना कुछ भी जानकारी लिए खुद पढ़ते हैं। हाउ मच रिटर्न कुड आई एक्सपेक्ट, ये बहुत बेग सा क्वेश्चन है, बट अगर एक्सपीरियंस से लीजिएगा, हमारे अपने ट्रेंड से, मैं लास्ट अपने 28 ईयर के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अगर आप पेशेंसली स्टॉक मार्केट को एक क्रिकेट की टीम की तरह सिलेक्ट करेंगे कि आपकी टीम में इतने प्लेयर अच्छे वाले होने चाहिए, इतने फ्रॉम एवरेज होने चाहिए, इतने हाई बाउंस वाले होने चाहिए, तब भी आप 25 से 30% बुरे से बुरे हालत में 30% के ऊपर आप रिटर्न पर ईयर पा सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं करना चाहता उसको भी 15% के ऊपर रिटर्न स्टॉक मार्केट देता है, जो कुछ नहीं करना चाहता। और जो थोड़ा भी समझदारी से काम करेगा उसको 30% के ऊपर रिटर्न स्टॉक मार्केट पे कहीं भी नहीं जाता है। मैं अपना एवरेज 28 साल का बता रहा हूं, कभी भी 30% तो जाता ही % एवरेज आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन 10 रुपए से भी आप स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए जरूरी है कि 5000 से कम में आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में आप 10 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास डीमेट अकाउंट हो। डीमेट अकाउंट कैसे खुलेगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आजकल ऑनलाइन हार्डली 5 मिनट में डीमेट अकाउंट खुल जाता है। ओनली 3 थिंग्स रिक्वायर्ड, ए बैंक अकाउंट, ए पैन नंबर एंड आधार नंबर, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। So why the stock market has bad name? Because 99% of the people does not have patience and do not invest with the mindset that कि हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं। वो बस आते हैं 10 रुपए 15 रुपए प्रॉफिट लेने के लिए, उस कारण से हमेशा उनको घाटा ही में रहते हैं। Can I invest without the financial background? Yes, there is no need of any financial background, and majority of the जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए, वो झुनझुनवाला साहब को लीजिए, चाहे विजय केडिया साहब को लीजिए, वो बहुत अच्छे फाइनेंस के जानकार नहीं रहे वो लोग। तो स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, कैसे रेट बढ़ता है घटता है, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे। सपोज करिए कमलेश बॉस अभी अपना हॉस्पिटल खोले, मार्क हॉस्पिटल खोले। उन्होंने अपना बजट बनाया कि 100 करोड़ का हमको हॉस्पिटल बनाना है। बैंक हमको 30 करोड़ रुपए दे रही है, 10 करोड़ तो मेरे पास है, 40 करोड़ लगा लिया, लेकिन 60 करोड़ कहां से लाऊंगा मैं। तो 2 तरीके थे उनको 60 करोड़ लेने के लिए, या 60 करोड़ अपने 60 दोस्तों से ले लेते, या 60 करोड़ की इक्विटी निकाल देते कि 60 करोड़ रुपया हम इक्विटी लेंगे और 60 करोड़ का शेयर अपने पब्लिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यही जो शेयर मार्केट में है, यही शेयर 2 साल बाद ये हॉस्पिटल ग्रो करके 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, तो शेयर मार्केट ऑलरेडी 10 टाइम्स हो गया।
तो क्या होगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि हमको तो ये स्टॉक लेना है। राहुल बॉस लेके बैठे हुए हैं स्टॉक, लेकिन बोलेंगे मैं तो बेचूंगा नहीं, फिर बोलेंगे 1000 नहीं मैं तो 1200 में बेचूंगा, तो वो रेट बढ़ के 1200 हो जाएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट बढ़ता है, सप्लाई एंड डिमांड का गैप जितना होगा उतना रेट का फ्लक्चुएट होगा। इनको तो सब लोग पहचान रहे होंगे। इनका एक इम्पोर्टेंट कोट था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है सर कि पैसे पेड़ पर ही उगते हैं। जैसे अपन छोटा सा बीज लगाते, एक आम का गुठली लगा देते हैं जमीन में, और 20 से 25 साल बाद फलों से लद जाता है। वो एक गुठली आपको फलों से लद के देता है 20 साल बाद, अगर सेवा कर दिया उसकी। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप केयर किए तो 20-25 साल में आपको पैसों से भर देगा। तो ये गलत है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। Building wealth. Wealth is not built by just saving, but by compounding. सब लोग क्लास 5-6 में पढ़े होंगे, या जिनके बच्चे अभी 5-6 पढ़ रहे होंगे, सबको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी उतना ही सिंपल है जितना सिंपल इन्वेस्टिंग है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक इंपॉर्टेंट थिंग कंपाउंड इंटरेस्ट में नोट करने के लिए है कि जैसा फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टू द पावर टी। आपके हाथ में दो ही चीज है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पैसा आप लगा सकते हैं और टाइम कितना आप दे सकते हैं। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर सकता है, लेकिन ये चीज आपके कंट्रोल में है और प्रिंसिपल अमाउंट आपके कंट्रोल में है। एक सिंपल सा चीज यहाँ पे पूछेंगे, नए नए लोग आए हुए हैं, कि कमलेश बॉस के यहाँ कोई ज्वाइन किया अभी। कमलेश बॉस बोलेंगे कि यार नया नया हॉस्पिटल खोला हूं, तेरे को 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, या तो तेरे को 10 लाख रुपए पर मंथ दे दूं, या 1 पैसा पर मंथ ले ले, लेकिन ये प्रॉमिस करता हूं कि पूरे 3 साल तुमको डबल करते जाएंगे। तो क्या लेना बेहतर रहेगा? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। देखने में लग रहा है कि 1 पैसा पर मंथ मिल रहा है, 10 लाख पर मंथ लिए रहते तो करीब 1.15 करोड़ के आसपास आपको 3 साल में मिलता, और 1 पैसा पर मंथ लेते तो 36वें महीने में आपको 66 करोड़ रुपए मिलते। 66 करोड़। यह है कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट यह था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट एंड ही हु डोंट पेज इट। चावल वाली स्टोरी हर कोई सुने होंगे सर, कि एक राजा के राज में एक गायक आता है, गाना सुनाता है। उस समय राजा अपना चेस खेलते रहते हैं, ध्यान बहुत नहीं देते लेकिन गाना सुनते रहते हैं। तो खत्म होता है तो बोलते हैं मांगो क्या मांगते हो? बोला मालिक आप दे नहीं पाइएगा जो मांगेंगे। बोला ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम जो मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। बोला आप जो चेस खेल रहे हैं, इसके पहले खाने में एक अन्न रखिए, अन्न का दाना, आपके राज्य का कोई भी अन्न, और हर दूसरे खाने में इसको डबल करते जाइए, उतना ही अन्न हमको चाहिए। बोले इतनी सी चीज है, जाओ दे दो इसको। जब बैठ के लोग कैलकुलेट करने लगे तो 64 खाने तक आते आते जितना कैलकुलेट कोई किया होगा सर, ये कैलकुलेट किया गया है कि सिर्फ एक चावल का दाना दे दीजिए और 64 खाने में जो चावल का दाना आएगा, उस चावल को बेच के इतना पैसा आ सकता है कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसके 3 टाइम्स मनी हो सकता है आज के डेट में। तो ये पावर है आपकी कंपाउंडिंग का, समय का। बट कंपाउंडिंग डज नॉट स्टार्ट विद द जीरो। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज start it today.
अधिकांश लोग बचते हैं। एक हाथी इतना ताकतवर होता है कि बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन बचपन में उसको छोटे से बांधा जाता, उस समय तो ताकत रहता नहीं है उसको, और बड़े होने के बाद भी उसी खूंटे में वो बंधा रह जाता है, लेकिन उसको लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपको अपनी शक्ति पहचाननी है कि आप में इतनी छिपी हुई टैलेंट है कि जो आदमी यूरोलॉजी और मेडिकल फील्ड में इतने अच्छे से कर सकता है, स्टॉक मार्केट तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। ये सब इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम लोग अपना कहेंगे एफडी नेवर बीट्स द इन्फ्लेशन, सीपीएफ ऑलमोस्ट गोज पैरेलल टू द इन्फ्लेशन, एनपीएस सीपीएफ कंपल्सन फॉर पीपीएफ क्या है? प्रोविडेंट फंड सर। अच्छा। ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है सर, कहीं भी आप वर्क करिएगा किसी भी सेक्टर में, अच्छा, तो तो गवर्नमेंट कंपनी एक फंड आपका रखती है कि सैलरी का 12% पैसा आप देंगे और 12% एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा। एक सिक्योरिटी करती है कि आपको रिटायरमेंट के समय कुछ लमसम पैसा मिल जाए। गवर्नमेंट ने 2005 में एनपीएस लाया था, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी कुल मिला के एवरेज ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एवरेज 17-18% रिटर्न एनपीएस पे भी आ रहा है। गोल्ड 12% इंडियन वुमेन होल्डिंग द वर्ल्ड्स गोल्ड। वर्ल्ड, इंडिया नहीं सर। इंडिया इसलिए सोने की चिड़िया जो बोला जाता था सर, और इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है। हम लोगों ने जो इतने दिनों में स्टडी जो किया, चीजों को समझा है सर कि इंडिया को अगर प्रॉपर गवर्नमेंट, आज जैसी भी गवर्नमेंट, इससे अच्छी हो तो और अच्छा है, आज जैसी भी गवर्नमेंट अगर इंडिया के पास रहे तो इंडिया अमेरिका और जापान से कितने टाइम्स आगे रहेगा अगले 10 सालों में। इंडिया की औरतों के पास 12% वर्ल्ड का गोल्ड है, और मंदिर का अगर जोड़ ले करीब करीब 21% होता है। गोल्ड खरीदने के भी तरीके बहुत सारे हैं। फिजिकल गोल्ड्स है। फिजिकल गोल्ड्स का लफड़ा क्या है कि मेकिंग देना है, जीएसटी देना है, तो जितने का गोल्ड्स होता है उससे ज्यादा 1/3 से ज्यादा आपको मेकिंग और जीएसटी लग जाता है। सेकेंड आया डिजिटल गोल्ड, जो गोल्ड अपन ट्रेड करते हैं, लेकिन उस पर भी जीएसटी देना है। गवर्नमेंट ने तीसरा गोल्ड का ऑप्शन लाया, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड और पेट्रो डॉलर, दो चीज हमारे गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाता है। इस कारण से गवर्नमेंट ने अपना पैसा खर्च करके भी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड लाया कि 2.5% मैं दूंगा भी, तब भी हमारा फिजिकल डेफिसिट रिटर्न होने में बैलेंस करेगा। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है कि गोल्ड का जिस रेट का गोल्ड आज के रेट में मार्केट में रहेगा उतना आपको रिटर्न गवर्नमेंट देगी, और 2.5% उस पर इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट देते रहेगी। तो गोल्ड का रेट जिस दिन रहेगा वो आपको मिलेगा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन इज सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। फिर आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड लाती है, डिबेंचर लाती है, अलग अलग तरीके इन्वेस्टमेंट्स के। म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर ऑप्शन है इंडियन पॉपुलेशन में, बट उसके बावजूद भी 4% of the Indian population only invest in the mutual fund or stock market, as compared to the 60% in US and 28% of the China. Just imagine 4% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा सेंसेक्स है 60,000 पे। अगर 2% भी बढ़ जाए सर, ये 2 लाख के आसपास हमारा सेंसेक्स तुरंत चला जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जिस ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है बाय द इन्वेंट ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। बहुत जल्द आने वाले समय में बोलते भी हैं सर कि अगला 20 साल जो इन्वेस्ट करेगा कम से कम 100x लेके जाएगा मार्केट से, एटलीस्ट 100x लेके जाएगा मार्केट से। तो म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड होता है, बॉन्ड्स का म्यूचुअल फंड होता है, डेब्ट का म्यूचुअल फंड होता है, इवन गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट है कि आपको
कम पैसे में भी यूनिट मिल जाता है। अगर आप हमको एमआरएफ खरीदना हो तो एमआरएफ तो नहीं खरीद पाएगा, कोई छोटा आदमी लेना चाहेगा 5,000 रुपए में, तो 15 आदमी से 5,000 लेगा, 75,000 का एक यूनिट एमआरएफ खरीदेगा म्यूचुअल फंड कंपनी, और सबको 1/15 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट है कि बहुत कम पैसे में मैक्सिमम कंपनी का एक्सपोजर आपको मिलता है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि T+1 पे आज के डेट में सेटलमेंट हो रहा है, मतलब लिक्विड आपके हाथ में। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है कि आप लिक्विड आपके हाथ में है, जब पैसा चाहिए एक दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। बट मेजोरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में दिक्कत क्या होता है कि फंड मैनेजर थोड़े दिन तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर वो अपने आप को एक सेफ जोन में रखने के लिए बड़ा लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स में और कंपनी में रोटेट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स में बायस्ड होते हैं कि बहुत सारे फंड हाउस और कंपनी वाले उनको पैसा देते हैं मैनेज करने के लिए, हमारा फंड खरीद लो, हमारा खरीद लो स्टॉक्स, और स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आगे चल के लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी लेना चाहिए तो किस टाइप का लेना चाहिए, डायरेक्ट ले कि रेगुलर ले? डायरेक्ट और रेगुलर में यूजुअली 1% का डिफरेंस होता है सर। देखने में 1% बहुत कम लगता है कि अगर हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ 30 साल के लिए, तो 18% का अगर हमको रिटर्न मिला उसमें, तो 28.65 करोड़ हमारे पास मिलेगा। और 1% कम हम रेगुलर में अगर कर दिए उसी को, तो 1% हमारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो में जाएगा, तो हमको सिर्फ 22.5 मिलेगा। अर्थात 20,000 रुपए 30 साल में इन्वेस्ट किए डायरेक्ट प्लान में तो आपको 28.5 करोड़ मिलेगा, और रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो 22.5 करोड़ मिलेगा। मतलब 6 करोड़ का लॉस आपको 30 साल में सिर्फ 1% के चेंज से मिलता है। इसमें ये समझना कि कैसे म्यूचुअल फंड लेना और कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज हाँ? पूछना है मुझे हाँ बस, कि जैसे डायरेक्ट और रेगुलर में जो अंतर है वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना? नहीं सर, हाँ, ऑल द टाइम जितना आपका इन्वेस्टमेंट होते जाएगा, हमेशा आपका अगर कॉर्पस 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ का 1% वो इस साल में लेगा ही। तो ये जो रेगुलर देते हैं अपन, वो बेसिकली उसको जाता है आपके एजेंट को ना? फंड हाउस है, फंड हाउस देता है फिर एजेंट को। ओके, तो एजेंट डायरेक्ट नहीं में लेता है पैसा, ये आप डायरेक्टली फंड हाउस को देते हैं। फंड हाउस जो एजेंट कराया हुआ रहता है उसको वो पैसा देता है। नहीं, एक मेरा ये क्वेश्चन था जो जनरली आता है दिमाग में कि जैसे पहले तो आपने रेगुलर में कर दिया पैसा इन्वेस्ट, आज की तारीख में मान लो 5 साल में आपका जो भी अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो उसको रिडीम करके डायरेक्ट में डालना चाहिए, या रेगुलर में है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल ऑल चेंज कर लेना चाहिए, सब के सब चेंज कर लेना चाहिए डायरेक्ट में। और इतने इजी ऑप्शंस हैं कि अगर पहला चीज तो ये देख लीजिए कि जिस म्यूचुअल फंड में डला है, हाँ, वो मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डायरेक्टली आप एक बटन के क्लिक से डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। और उसमें एक प्रॉब्लम यह आएगा कि जब आप डायरेक्ट में स्विच करते हो तो उसमें जैसे मैंने ग्रो में कोशिश की थी, तो उनका ही किसको रिडीम करना पड़ेगा, देन अगेन यू हैव टू बाय द सेम और व्हाटएवर यू वांट। कुछ भी स्टॉक्स आप स्विच करेंगे या सेल करेंगे, दोनों रिडीम ही काउंट होता है। उसमें फिर उसके बावजूद वो रिडीम काउंट होता है। पर आपके उसमें टैक्स लायबिलिटी भी आएगी ना फिर? बिल्कुल आएगा, टैक्स देना ही है, टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर टैक्स पार्ट को भी आप इंक्लूड कर लो तो फिर लॉस पे चला जाएगा ना? नहीं, लॉन्ग रन में आप देखिएगा सर, टैक्स पार्ट को भी आप इंक्लूड करिएगा तब भी आप बेनिफिटेड रहते हैं। वो भी एक मेरा इस वाले में नहीं है, मैं वो दिखाऊंगा कि टैक्स में भी आप देखिए, आप एक बार में सब मत करिए। साल में आपको 1 लाख प्रॉफिट, सपोज करिए 10 लाख आपके पास म्यूचुअल फंड है सर, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख है, आज के डेट में वैल्यू आपका 15 लाख है उसका। ओके, और कोई म्यूचुअल फंड अगर 2018 से पहले का अगर लिया हुआ उसमें है, 2018 से पहले का इंडेक्सेशन आएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जो प्रॉफिट आपको 2018 से बाद हुआ होगा उस पे 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। सपोज करिए कि आपका 10 लाख आप 2016 में खरीदे हैं और आज आपका 15 लाख हुआ होगा सर,
हाँ। तो मान के चलिए 10 से 12 लाख रुपया तो आपका 18 तक चला जाएगा, 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख पे आपका क्या होगा, 1 लाख रिबेट में चला जाएगा और 2 लाख पे करीब करीब 10% टैक्स आएगा, मतलब 20,000 रुपया आपको टैक्स देना होगा। देना पड़ेगा। ओके। और ऐसे 15 लाख का 1% आप देखिएगा तो 15,000 तो आप ऐसे ही दे रहे हैं। 15,000 साल का आप ऑलरेडी उसको दे रहे हैं स्टॉक ब्रोकर को। यह है मेरे पास पूरा कैलकुलेटेड है सर। हाँ नहीं, मैं मतलब दूंगा मुझे कभी। बहुत आइडिया नहीं इसलिए पूछा मैंने, हाँ हाँ, है क्योंकि ना। मैंने डायरेक्ट पे तो कर दिया उसको, बिल्कुल तो पिछले बिल्कुल। वाले का क्या करना है वो समझ में नहीं आया। दूसरा ये रहता है सर कि पार्ट बाय पार्ट करे, इस साल कर ले 2-2.5 लाख प्रॉफिट वाले को, अपना इंडेक्सेशन देख लीजिए, आपको उसमें दिख जाएगा कि इंडेक्सेशन के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो वो कैसे दिखेगा? उसमें दिखता है कि कितना प्रॉफिट में आप है और कितना इंडेक्सेशन आपका हो रहा है। नहीं, जनरली ग्रो या कोई भी ऐप जो अभी है वो हाँ हाँ। उसको आज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या जो उसके थ्रू इन्वेस्ट किया उसको कैलकुलेट करते नहीं, हैं? देखने का ऑप्शन रहता है। मैं ग्रो में तो नहीं देखा हूं अभी, ग्रो में क्योंकि म्यूचुअल फंड में खरीदता नहीं उधर। मेरा आईसीआईसीआई में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, उसमें मेरा इंडेक्सेशन दिखता है। ओके। तो दीजिएगा तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा कब का है, कितना ठीक। कब का रेट है, कैलकुलेट कर देंगे सर। ठीक। ठीक सर। रियल एस्टेट एक ल्यूक्रेटिव यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत रियल एस्टेट के साथ में है कि लिक्विडिटी नहीं रहती है, और जब चाहिएगा पैसा मिले तो आपको गर्जू समझ के रेट भी आपका तोड़ देता है। इसके बावजूद भी 58% लोग आज भी इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के प्रोस और कॉन्स है सर, ये मेरे अपने बनाए हुए हैं। ये यूजुअली मैनेज बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, इसके प्रोस है। बड़े बड़े चूंकि फंड हाउस होते हैं तो मैनेजमेंट से इनकी पहुंच होती है, तो इनको पता रहता है क्या कंपनी में चलने वाला है। यूजुअली छोटे से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है स्मॉल अमाउंट से, और ईज ऑफ कन्वीनियंस रहता है कि हम पैसा दिए भूल गए, हमको कुछ नहीं करना है, ट्रैक नहीं करना है, और स्टार्ट इवन 500 से भी आज के डेट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका कॉन्स बहुत बड़ा है कि यूजुअली बायस्ड और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कॉर्पोरेट के द्वारा, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से गिफ्ट देके और इनको ब्राइब करके अपने स्टॉक्स इनसे खरीदवाने लगते हैं। और जो उसमें से भी कुछ फंड मैनेजर है उनको अपनी केवल नौकरी बचाने के लिए एवरेज करने लगते हैं कि हम वैसे स्टॉक्स केवल खरीदे जो कि 10-12% रिटर्न दे, कि लोगों को लगे कि चलो 10% रिटर्न हमारा आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारा 1% का मार्जिन कमीशन में जाएगा। और उनका फोकस रहता है कैसे भी लोगों से उसमें इन्वेस्ट कराए, हमारा ईवीएम बढ़े, जितना ईवीएम बढ़ेगा उनको उतना कमीशन मिलेगा। एंट्री और एग्जिट हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जब हम चाहें कि मार्केट खराब होने वाला है, हमको ये सेक्टर पसंद नहीं आ रहा, हम इसमें से निकल जाए, तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। और फंड मैनेजर जो होते हैं कंपनी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, तो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट बहुत बार म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता है। सेम स्टॉक मार्केट के प्रॉन्स क्या है कि अगर हम स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं तो हम यूजुअली उसकी फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट सब कुछ पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते हमको इतनी जानकारी हो जाती है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं कि कैसे बैलेंस शीट पढ़ना है, क्या कंपनी करती है, कैसे उससे पार्टिसिपेट करना है। ऑन कॉल में हम लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। आप एक लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए किसी भी कंपनी में, तो कंपनी से स्पेशल रिक्वेस्ट आता है आपको ऑन कॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब कंपनी का एजीएम होता है तो आपको कॉल आएगा, आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो एक बेनिफिट होता है कि आप कंपनी के बोर्ड के चीजों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन एंट्री एग्जिट हमारे कंट्रोल में रहता है, बट टू मच फ्रीडम रहने से बहुत लायबिलिटी लेके कभी बेच दिए कभी खरीद दिए, और लर्निंग कर्व है, थोड़ा टाइम तो लेगा पढ़ने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करना चाहिए कि इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। तो ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं बना है। मैं भी शुरू में बहुत ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग से पैसा कभी बनता नहीं है। जो आएगा हो सकता है 6 महीना साल भर आएगा, अचानक 2 दिन में पूरा लेके चला जाएगा। सम पर्सनल फाइनेंस रूल्स है सर, इसको रूल ऑफ 72 कहा जाता है कि डबल आपका मनी कितने साल में होगा, जितना % का रिटर्न आएगा 72 में डिवाइड कर दीजिए, उतना साल में आपका मनी डबल हो जाएगा। पैसा का आपका डिफ्लेशन कब होगा, रूल ऑफ 70 कहलाता है। रूल ऑफ 4 है
कितना इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए, 100-X कहा जाता है रिटर्न के लिए, सब थ्योरेटिकल चीजें हैं सर। ओके, एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कभी भी अपने रिजर्व पैसे से कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। क्रिएट ए फिक्स्ड इनकम अदर देन द मार्केट फॉर योर लाइवलीहुड, क्योंकि मार्केट इतना फ्लक्चुएट कभी बार करेगा कि आप लाइवलीहुड के लिए मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज बी इंफॉर्मेटिव एंड रीड ए लॉट। इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स डिपेंडिंग अपॉन योर लाइबिलिटीज। कितना लाइबिलिटी, हर आदमी को दूसरे का देखा देखी नहीं करना है। डोंट इन्वेस्ट फ्रॉम द बोरोड मनी। Next is Rome was not built in a day, so invest for a minimum 5 to 10 years to get a better return. Invest in best management and let them worry. हमको चिंता नहीं करना है, हम लगा दिए जियो में, रिलायंस में पैसा, अब मुकेश अंबानी जाए तो उनको अपना रिपुटेशन कैसे बचाना है, कैसे रिटर्न देना है, कैसे कंपनी को ग्रो करना है। हमको हेडेक करना ही नहीं है कि यूक्रेन में बम गिर रहा है कि कहाँ गिर रहा है, वो चिंता करे मुकेश अंबानी। तो योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू ओनली। जब तक आप बेच नहीं रहे हैं तब तक पैसा सारा का सारा मार्केट का ही, अपने आप को समझना है कि हमारा पैसा तभी है जब हम बेच रहे हैं। कीप ए बैलेंस माइंड, डोंट बी ऑप्टिमिस्टिक इन अप ट्रेंड। थोड़ा मार्केट बढ़ गया तो पता चला कि दिख रहा है कि मार्केट में मेरा 60% का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट है, तो 8 लाख का हम पार्टी दे दिए सयाजी में। और पैसिमिस्टिक भी नहीं होना है कि यार जैसे मार्केट गिरा तो फोन बंद करके बैठ गए, किसी का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो अपने को बैलेंस माइंड में रहना है कि बढ़ा तब भी ठीक है, ना बढ़ा तब भी ठीक है। हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डू गुड कर्मा। मेरा मानना है सर, लक बहुत अच्छा प्ले करता है। भगवान की कृपा से आपको ऐसे ऐसे समय में अपने आप हिंट मिलेगा कि इस कंपनी को उठा लीजिए या इस कंपनी से निकल जाइए। अच्छे कर्मा करिएगा, उसका रिटर्न इमीडिएट तो नहीं तो कम से कम 2-4 साल में जरूर मिलेगा। ये एक है कि एक एनालिसिस किया गया था किस मंथ में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। कुछ सेक्टर्स हमने अपने से सिलेक्ट किए हैं सर कि कौन कौन सेक्टर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कंजम्पशन सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, ईवी एंड ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कौन कौन कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, लार्ज कैप स्टॉक्स कौन अच्छा हो सकता है आने वाले समय परफॉर्म करें, मिड कैप कौन अच्छा परफॉर्म करें, स्मॉल कैप कौन अच्छा परफॉर्म करें। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में वही है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लीजिए, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत बढ़िया। स्टॉक मार्केट का पहला लेसन यही है सर। तो आज के लिए इसको बंद करें? हाँ, आज के लिए काफी है सर, इसीलिए हम कहे कि इधर स्पीड अप भी कर दिए, बहुत टाइम हो गया था। इसमें ना कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से हैं, शायद बाकी लोग भी समझना चाहते होंगे, कि एक तो 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहूंगा अगली बार जब भी करोगे तो उसमें अपन एक बार डिस्कस करें। कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप में तो मोर और लेस ज्यादातर लोगों को मालूम है कि कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप जो मतलब जनरली बोलते हैं कि स्मॉल कैप जो होते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स वो देते हैं आपको, तो उसको कैसे चूज करना चाहिए? हाँ, जहां जितना ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन वहां उतना लॉस का भी expectation। हाँ, रिस्क है डेफिनेटली। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टिंग में बोला जाता है कि आप 8-10 अगर स्मॉल कैप लेते हो तो प्रोबेबली 2 में आप या 3 में डूब जाओगे, तो बाकी में इतना प्रॉफिट रहेगा कि वो कंपनसेट कर लेता है। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मेकिंग एक अलग इशू है सर। पोर्टफोलियो मेकिंग में होता है कि जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट पे अपने 6 और 7 सॉलिड अपन बैट्समैन रखते हैं। राहुल द्रविड़ रखेंगे, विराट कोहली रखेंगे, रोहित शर्मा रखेंगे। इसमें एक आध नहीं भी चला तो बाकी 5 पे हमको इतना उम्मीद रहता है कि हमारा बैलेंस करके मेंटेन रखेगा। अगले जो बॉलर है, कभी हार्दिक पांड्या चल गए तो 100 भी मार देंगे, और नहीं पड़े तो 0 में भी आउट हो जाएंगे। हाँ, तो ये पोर्टफोलियो मतलब नेक्स्ट बिल्डिंग टाइम जब अपन डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर भी एक बार बात करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। और एक दूसरा टॉपिक मेरा ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आजकल एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं,
तो एक सजेशन ये भी रहता है कि आप स्टॉक्स का भी एसआईपी कर सकते हो। बिल्कुल हम करते हैं सर। मैं अभी से नहीं, मैं 2000 में तो बहुत अच्छा खासा 98 से मैं एसआईपी कर रहा हूँ, रेगुलर खरीदता हूँ कुछ ना कुछ, हर मंथ एवरेज खरीदते हैं। और बच्चों नहीं को भी यही चीज सिखाते प्रमोद, हैं। एक बात बता, जो हम स्टॉक्स एसआईपी बोलते हैं, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में तो बैंक को मैंडेट दे देते हैं और ऑटोमेटिक कटता है, तो स्टॉक्स एसआईपी में तो ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली हमें नहीं, खुद खरीदना है हर आपको मंथ। खरीदना नहीं, कुछ ऑप्शंस अभी आ रहे हैं सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप लमसम मनी आप अपने इसमें रखेंगे कि इतना यूनिट हमको लेना है, और वो बैंक से आपका वो यूनिट ले लेगा। जैसे बहुत मैं सारे राहुल, मेरे को आंसर देने दे इसका। मेरे पास एक्सिस डायरेक्ट का अकाउंट है, हाँ, तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो एसआईपी चालू कर है सकते हो। वो भी दे रहा है सर, एक्सिस डायरेक्ट दे रहा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट दे रहा है अभी, और धीरे धीरे हाँ, ये सारी जो ब्रोकरेज कंपनियां ये सब ले आएंगी, सब आ रहा है। तो उसमें एक ऑप्शन नहीं, मैं उसमें जो मेरा दूसरा सवाल है कि एक तो डायरेक्ट के अलावा क्या होता है कि जो शुरुआती लोग रहते हैं ना, जैसे हम लोग रहते हैं, तो क्या है कि 2 शेयर खरीद लिया हर महीने, तो एक ईयर में तो कॉर्पस हो जाता है, तो उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें? जितना आपके पास स्पेयर लगता है कि उस पैसे को लेके आपको टेंशन नहीं होगा सर। स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जिसके बढ़ने और घटने से आपकी बीपी फ्लक्चुएट नहीं हो। सीधा से मेरा कंसेप्ट है सर। अगर मेरे को आज के डेट में 4 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो हमको लग रहा है कि मेरा 2 लाख में काम चल जाएगा, तो मैं 2 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा प्रमोद, नाउ वन मोर थिंग, नाउ दिस इज द फर्स्ट, अब जैसे अब आपकी बात सुन के there are younger people or maybe let's say me gets motivated and start, how feasible it becomes कि हम एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ना लें, और हाउ गुड इट इज कि हम फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लें। ठीक है भाई, हमारे को 1% म्यूचुअल फंड में उसको देना पड़ेगा, बट मेरी बात है कि जब हम डायरेक्ट का म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसका एनएवी कम होता है, रेगुलर का हमेशा एनएवी थोड़ा सा ज्यादा होता है, डायरेक्ट का हमेशा थोड़ा कम रहता है, तो वो 1% की बजाय वो थोड़ा सा जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो कम ही हो जाता है। तो व्हाट डू यू एडवाइज यंगर और न्यू पीपल टू टेक एन ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर और नो? देखिए सर, खुद अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं, फाइनेंशियल शुरू एडवाइजर में और बेटर। अब अपन धीरे धीरे सीखेंगे ना, अपन ऐसा तो नहीं अब आज मैं आपकी बात सुना और कल से कल मैं पूरा सीख जाऊंगा। मे बी आई टेक 2-3 years 4 years टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नहीं, उसमें राहुल 2 चीजें हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर ये होता है कि आई हैव 15-20 लाख रुपीज मनी, मैंने जाके फाइनेंशियल एडवाइजर को बोला कि मेरे पास 20 लाख है, कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट कर दूं। वो अप्रोच थोड़ा सा गलत है मुझे लगता है। नहीं वो नहीं। पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम में लोग मैनेज करते हैं। लेकिन देखिए सर, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल अपना एक्सपीरियंस दूंगा। मैंने जब अपना एमबीए कर रहा था मैं सर, तो हमको अपना थीसिस टॉपिक मिला था स्टडी ऑफ द एशियन पेंट। मेरा एमबीए का जो आईएम से मैं एमबीए किया, तो मेरा थीसिस टॉपिक एक मिलता है सबको। मेरी थीसिस टॉपिक थी कि हाउ एशियन पेंट्स नेवर कंप्रोमाइज इट्स इन बिजनेस। एशियन पेंट शुरू हुआ था सर 1961 में, फुल फ्लेज मार्केट में आ गया था, जब सेंसेक्स शुरू भी नहीं हुआ था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर इसरो से भी 12 साल पहले एशियन पेंट ने खरीदा था। और 1980 से मैं उसका एक एक चार्ट स्टडी किया हूं सर, क्योंकि थीसिस में डालना रहता है, देखना रहता है, पढ़ना रहता है। 1980 से लेकर 2022 तक किसी भी टाइम ओरिजिन में सर, किसी भी टाइम ओरिजिन में आप सबसे पीक में भी है, वो मार्केट सबसे टॉप में है, उस समय भी अगर आप खरीदते हैं और 15 साल या 10 साल भी रुके हैं, तो मिनिमम आपको 19% रिटर्न दिया है, मिनिमम टॉप टू टॉप में। और अगर उसको अच्छे समय मार्केट गिवे में लिया है तो 30% से कम कभी रिटर्न नहीं दिया है। तो जरूरी नहीं है कि हम पेनी स्टॉक्स ले और कुछ भी, मेरे एवरेज रिटर्न भी अच्छे स्टॉक्स में अगर लेंगे, सपोज करिए कि जो एवरग्रीन स्टॉक्स, टाइटन है सर 32% का सीएजीआर है, पिडलाइट लीजिए 28% का सीएजीआर है, एशियन पेंट्स लीजिए 26% का सीएजीआर है। बुरे हुए मार्केट में, अच्छे मार्केट में 30% के ऊपर सबका सीएजीआर है। इन स्टॉक में क्या स्टडी करना है? आने वाले समय में आपको लगता है कि 10 साल बाद आप घर बनाइएगा तो फेविकॉल नहीं लीजिएगा, या 10 साल पहले फेविकॉल लिए तो आज नहीं लेंगे?
प्रमोद जी, Yeah. आई थिंक यू आर इनटू स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं अपनी बात बताता हूँ, आज से 1 साल पहले अगर तू मेरे से पूछेगा ना जी सर। कि राहुल इक्विटी क्या होता है तो शायद, या डेट क्या होता है, तो आई विल टेल अच्छा। यू फ्रैंकली आई वोंट बी एबल टू गिव यू एन आंसर। मेरे को डेफिनेशन ही नहीं पता यार, इक्विटी किसे बोलते हैं, लेकिन डेट किसे बोलते हैं, बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एग्जैक्टली नहीं पता। एक चीज डायरेक्ट और रेगुलर यहाँ पे, नहीं पता। एक चीज राहुल बॉस, एक चीज मैं ऐड करूंगा आपको। देखिए, दो तरह के एडवाइजर होते हैं। एक, जिनको आपसे फाइनेंशियल गेन लेना होता है, वो आपको मैक्सिमम वही चीज बताएंगे जिनको कहीं ना कहीं से उनमें फाइनेंशियल गेन प्राप्त हो। और आपको तो यहाँ फ्री में सारा चीज ज्ञान मिल रहा है सर, और बिना कोई ये के, तो आप जो चीज मैं ऑलरेडी 28 साल से जी रहा हूं सर, उसमें तो सोचना ही नहीं है इन्वेस्ट करने में। आंख बंद करिए, डालिए और निश्चिंत हो जाइए। चलो और ठीक है मार्केट कभी भी सर, किसी भी टाइम पे आप उठा के देख ले। मैं इसीलिए 2018 का चार्ट डाला था कि 18 तक जो बढ़ा हुआ दिख रहा है 400% और 500%, 18 के बाद तो मैक्सिमम लोग मार्केट ट्रैक कर रहे हैं अपने बीच में बैठे हुए। उसके बाद भी सारे के सारे स्टॉक्स जो लिस्ट पे दिखाए सब 4 गुना 5 गुना बढ़ गए। तो 4 साल में भी 4x का रिटर्न सर, 1 लाख रुपया हमारा 4 लाख रुपया 4 साल में हो जाए, इट्स मोर देन एनफ। क्या चाहिए हमको? और अभी भी कोई भी अच्छी कंपनी जो है, क्या आपको लगता है कि टीसीएस के बिना कंट्री चल सकता है सर? इन्फोसिस के बिना बैंकिंग सिस्टम चल सकता है? सारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन इन्फोसिस पे चलता है। जितनी डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, मैक्सिमम है तो टीसीएस और इन्फोसिस 60% ऊपर डिजिटल इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इन दोनों पे चल रहा है। इन दोनों का स्टॉक कभी लॉस में जाएगा सर? और अभी आज के डेट में क्या है, क्राइसिस में है ये सेक्टर। 2 साल 3 साल लेके भूल गए, लेकिन जब बाउंस करेगा तो फिर अनबन रहेगा। दूसरा, अभी चाइना +1 चल रहा है। अपने को न्यूज में भी बने रहना है कि चाइना +1 क्या है, न्यूज में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, आने वाले समय में क्या चेंजेज आएंगे, ईवीज में क्या चेंजेज आएंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कितना फास्ट अपने कंट्री में आएगा, रोड में क्या चेंजेज आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ रहे हैं। आज के करीब 3 महीने पहले अपन बैठे थे कहीं पे, तो मैं आरबीएनएल का चर्चा किया था कि पूरा रेल प्रोजेक्ट रेल विकास निगम लिमिटेड बना रहा है, 4 लेन प्रोजेक्ट पूरा उसको मिला हुआ है। हार्डली 3 महीने में डबल हो गया सर। 20 रुपए का स्टॉक आज 47 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। उस सब स्टॉक्स को आप बाद में नहीं पकड़ पाइएगा, और इमीडिएट बढ़ जाए ऐसा नहीं होता। 6 महीने साल भर छोड़ दीजिए, ये सब स्टॉक्स कहीं नहीं जाने वाले हैं सर। बिना दारू के, लेकिन ये सब बात हो गया सर। दारू हमारी उधार रहेगी। नहीं, बट अगर अपने को सीरियसली सुनना है ना कुछ, तो दारू को साइड में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो दारू पी के नहीं हो पाता। नहीं, एक्चुअली ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत दिनों से था, पर कुछ मैं बिजी था इसलिए ध्यान नहीं हो पा रहा था मेरा। बहुत सारे अभी तो एक्सेल में लाइव पूरा सेशन सब एक्सेल में है सर। लाइव कैसे डेमोन्स्ट्रेट होगा, कैसे आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, कैसे पैसा बढ़ा सकते हैं, वो सब तो लाइव सेशन है। एक्सेल सीट में आपको लाइव दिखाया जाएगा। क्योंकि वो इसमें अपन ना प्रमोद कभी क्या है कि रायपुर वो वगैरह में या भिलाई में बैठते हैं ना, तो उन सब चीजों को बैठ के देखे तो ज्यादा मजा आएगा, इंटरेक्ट करेंगे उसमें। ठीक है ना, अगले 3 4 5 सेशन करते हैं, हाँ, उसमें देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है, उनके साथ मिलके बैठ लेंगे अपन। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बहुत सर। सारे लोग वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि Some नॉर्मली क्या people, होता है कि कई बार जैसे तुमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया हाँ, इन्वेस्टमेंट, कई लोग जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है क्या करना है, पैसे नहीं है, क्या है। अब इस स्टेज में आके जब 50s में आप आते हो, ये है मनी, तो लोगों को लगता है कि अभी इन्वेस्ट करेंगे तो कब मिलेगा पैसा, कब रिटर्न आएगा, वो भी एक हेजिटेशन रहता है लोगों को। तो इसलिए क्या है कि अगली बार जब अपन डिसाइड करेंगे ना, मीटिंग करेंगे जी मतलब सर। नेक्स्ट सेशन में, तो उस चीज को भी लेकर रखना कि दोस्त हु वांट टू स्टार्ट अर्ली, उनका बेनिफिट तो अपन ने देख लिया है, पर जी फॉर जी दोस्त लाइक राहुल है, मैं हूँ, तो हम अभी से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से स्टॉक्स को चूज करें, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या कुछ ऐसे डिविडेंड रहते हैं आपके जो यील्ड स्टार्ट रहते हैं जिसमें डिविडेंड अच्छा आता है, उनको लेना कितना बेनिफिशियल होता है कि एक रिकरिंग इनकम आपको मिलती रहे उसकी। बिल्कुल सर। ठीक चलो है, अपन इस नोट पे अपन प्लान करते हैं कमलेश, नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट संडे या व्हेनेवर यू से। हाँ, नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आई कैन होस्ट एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट।
whichever is इंटरेक्शन comfortable. अच्छा तब होता है, सब चीजों को समझने में बेनिफिट तब होगा जब हम्म। सामने अगर कोई बैठते हैं ना, तो चीजें आप एक एक चीज उसमें क्वेश्चन आंसर Q&A हर स्लाइड पे आप Q&A करते चलेंगे, तो कंसेप्ट क्या होगा, इनडेप्थ बिल्ड होगा आपका। नहीं ऐसे प्रमोद क्या है कि अभी लेक्चर टाइप पे बहुत सारा चीजें क्लियर होता नहीं है। आई नो, पर होता क्या है कि सब अलग अलग जगह पे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग कहीं एक जगह बैठ के बात कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और होता क्या है कि अगर इसमें अगर सुबह से शाम तक बात करेंगे ना, तो अपने वर्कशॉप जैसा रहता है कि अपन चाहते तो है पीछे लर्न करना, लेकिन लंच के बाद फिर वो खत्म हो जाता है। अपन ये करते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर बीच बीच में आपको बोलेंगे कि देन बीच में यू नो फिर बाय हम द लोग टाइम वील कम ना फॉर अ लाइव सेशन, तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, ऑडियंस थोड़ा समझदार हुई है, नहीं तो वो तो उतनी स्मार्ट नहीं है, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्या होगा ना राहुल, अभी थोड़ा सा लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा स्टडी करना चालू करेंगे। यस, स्टडी करना चालू करेंगे तो आफ्टर मे बी 2 ईयर 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन पीपल विल बी ये मोर अपने अवेयर। यहाँ कमलेश बॉस थोड़ा हाँ सा अपने ही ग्रुप में शांत लोग है, जैसे मेरे में देखिएगा यूरो फाइनेंस ग्रुप वाले जो है सबनीत सर वाला है, हाँ हाँ पर डे एटलीस्ट पर्सनल मैसेज कम से कम 40 से 50 मेरे पास रहते हैं, कुछ ना कुछ एडवाइस के लिए 40 से 50 मिनिमम पर्सनल मैसेज रहता है लोगों का, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। सबने सर के उसमें मैं नहीं हूँ एक्चुअली। 40 से 50 पर्सनल मैसेज पर डे रहेगा सर। और लास्ट 3 to 4 इयर्स में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो अपना एक्सपीरियंस है सर, जो अपन फील कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस अपन सब लोग चला रहे हैं, आप भी बिजनेस कर, मेरा अपना यह है सर कि जिस रफ्तार से स्टॉक मार्केट अपने को पैसा देता है, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्मा है, तो आप मान के चलिए कि हर 2.5 से 3 साल में आपका पैसा डबल होगा ही होगा। बुरे से बुरे हालत में डबल होगा आपका हर 2 से 2.5 साल में। 10 साल में मिनिमम आपका 6 गुना 7 गुना पैसा होगा। और आने वाला समय इंडिया के लिए तो इतना अच्छा है, चाइना से सारे एपीआई बाहर आ रहे हैं, टेक कंपनियां बाहर आ रही हैं, सब के सब इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया में कर रही हैं। तो अपना ग्रोथ स्टोरी तो मान के चलिए कि 12 से 15% के आसपास अपन जीडीपी ग्रो करने वाला है आने वाले समय में अपनी। चलो ना, मैं छोटी सी अपनी बात बता देता हूँ। अपन इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था 93 में, 92-93 में, जब मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में था। और थोड़ा सा जो बोलते हैं ना बैड लक और वो था, तो आई वाज अ सब ब्रोकर एट दैट टाइम, जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था तब। जी जी। और उसके बाद में तब वो पेपरलेस सिस्टम नहीं होता था, तब एनएससी लॉन्च हुआ था उस समय। हाँ। तब की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। पर उसके बाद क्या है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मतलब वी हैड सम टसल विद द ब्रोकर, जो मेन ब्रोकर था एक गाजी फाइनेंशियल करके था, वो बैंकरप्ट हो गया, उसके साथ में हम लोग भी बैंकरप्ट हो गए। तो उसके बाद से मतलब आई नो बेसिक्स मुझे मालूम है, तो उसके बाद से मैं स्टॉक मार्केट से पूरी तरह से हट गया था। जी जी। कुछ ऐसा भी हुआ कि बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स, फिर पीजी करना, एमसीएच करना, तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद से मैं जस्ट एसआईपी कुछ करता हूँ, बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मुश्किल से 10-15 हजार रुपए महीने करता हूँ। पर अब लग रहा है कि थोड़ा सा करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा मेन फोकस ये था कि अपना बिल्टअप करना था, हॉस्पिटल वगैरह, तो स्पेयर फंड्स भी नहीं थे बहुत ज्यादा। वो तो प्राइम बिजनेस है सर, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए भी मैंने कभी वो नहीं किया। पर मुझे लगता है कि बाकी लोगों को जो है, जैसे मेरे जूनियर्स है जो मेरे साथ में रहते हैं, उनको सबको मैं प्रोवाइड करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, आईएमए की स्कीम से इतनी सारे इंश्योरेंस स्कीम्स की, उसमें ज्वाइन करो, बट नोबडी ज्वाइंस इट। वो अलग बात है जी जी। कि मैं सर्जन्स क्लब में अपने, हमारे यहाँ 50-60 लोग हैं, हार्डली 4 लोगों ने ज्वाइन किया है एएसआई की स्कीम को। सर वही ना बताते हैं कि सर जब तक आप सोचते हैं कि हम मार्केट में जाए कि नहीं जाए, तब तक मार्केट इतना रैली कर चुका रहता है कि आप उस समय घुसिएगा भी तो ऑलरेडी 25 से 30% का आप लॉस कर चुके रहते हैं। क्योंकि अभी मार्केट भी आपको पहला मौका देता है घुसने का, जब कोई टर्बुलेंस आए, जब मार्केट में पूरी न्यूज फ्लश कर गई, तब तक तो मार्केट 30-35% बढ़ चुका रहता है। अब उसके बाद होता है क्या है कि आप जैसे एशियन पेंट से लेना चाहते हो तो 20,000 30,000 का रेट है, मतलब मुझे नहीं मालूम कितना रेट है। नहीं, तो अभी होता है क्या है कि आदमी 3,3200 का भी चल रहा है सर, 3200 का। 3,000, तो 3200 में क्या होता है कि लोगों को लगता है इतना महंगा शेयर खरीद रहे हैं, तो दे लुक फॉरवर्ड की 30 रुपीज 40 रुपीज का शेयर खरीदते हैं। सर अभी बहुत पहले नहीं, मैं 2006 में पेज इंडस्ट्री लिया था, 2006 में
कितने का था? 112 रुपए का था सर। हम्म, आज 52,000 53,000 का चल रहा है ना। और उसके बाद लोग बोले हैं कि महंगा है। मैं 2017 में भी उसको लिया, 17 में भी 13,000 में फिर लिया। कि कोई स्टॉक सस्टेन्ड आपको ग्रोथ दे रहा है तो ये रेट नहीं देखना है कि मैं पहले 100 रुपए में लिया था तो आज 13,000 में नहीं लूंगा। मैं एशियन पेंट 10 रुपए में भी खरीदा हूँ सर, एशियन पेंट 3,000 में भी खरीद रहा हूँ, एशियन पेंट 3500 में भी खरीदा था मैं। जब मार्केट बढ़ा हुआ था मैं 3500 में भी लिया हूँ और आज 3,000 में भी लेता हूँ। एशियन पेंट एंड पिडलाइट, टाइटन, डिविजलर हर महीने मैं लूंगा ही लूंगा सर। बुरे से बुरे हालत भी रहेगा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा ही इनमें करूंगा। ये आज नहीं 2001 से चल रहा है सर। ये 4 स्टॉक में 1 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि कभी भी 30% से कम ये रिटर्न दिए ही नहीं आज तक। नहीं, यही चीजें ना जो थोड़ा सा रिवाइव भी करना है और नए लोगों को सिखाना भी है। जी जी क्योंकि अभी क्या है कि मुझे लगता है कि जो मेडिकल का गोल्डन पीरियड था जी जी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सर, अर्निंग्स बिल्कुल। विल बी गोइंग डाउन। जो हम लोगों ने स्ट्रगल करके बना लिया, अदरवाइज आगे चल के धीरे धीरे लोग मतलब या तो ओनर्स रहेंगे या वर्कर्स रहेंगे। A lot of एंटरप्रेन्योरशिप corporate players are coming in medical profession, जो कि ना अल्टीमेटली चीजों को नहीं, लोग पैसा कमाएंगे पता है कमलेश, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम मच मोर टफ। बट टफ के अलावा ना राहुल उसमें थोड़ा सा कंफर्ट भी है। इफ यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन अ सैलरी बेसिस पर मंथ तो दैट इज आल्सो गुड। क्योंकि होता हाँ क्या है ये कि तो आई मे बी हैविंग ए मच मोर मनी देन, मतलब अर्न कर रहा हूं मैं, बट मेरे हाथ में पैसा कभी रहता नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, अगर ये इन्वेस्ट करना है, वो खरीदना है, ये करना है, वहां बढ़ाना है। तो अल्टीमेटली होता है कि यू डोंट एंजॉय योर लाइफ आल्सो। मतलब मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर लाइक दैट ओनली। उनकी जो सेकंड जनरेशन होती है वो एंजॉय करती है, बट आपकी लाइफ पूरी उसमें निकल जाती है। इसलिए मैं अभी एटीट्यूड भी देख रहा हूँ कि जो नए डॉक्टर्स आते हैं ना, दे डोंट वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर मेनी टाइम्स, दे जस्ट वांट टू ज्वाइन समवेयर एंड अर्न मनी। सर बड़ी बड़ी जो सेक्टर्स हो रहे हैं ना, टेंडेंसी क्या है सर? देखिए अभी लालपैथ को ही लीजिए, जितने बड़े सेक्टर में जा रहा है सर। अभी मुंबई में सबअर्बन को पूरा खरीद लिया। वो जो बड़े बड़े सेक्टर्स, अगल बगल के छोटे छोटे जितने सेक्टर्स है उनको धीरे धीरे इनगल्फ कर जाती है और आपको बेचना ही पड़ेगा। तो बेचने के अलावा आपकी रनिंग प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आती है ना, हाँ, जैसे मैं फेस करता हूँ कि हॉस्पिटल रन करने में इतनी सारी दिक्कतें आती हैं कि आई ऑल्सो समटाइम्स फील कि यार बेच दो, क्या काम कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। और सर मैं कभी कभी देखता हूं कि लोग जो आपके सगे मित्र बनते बैठते हैं वो धीरे धीरे आपके कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जब चालू करते हैं तो आपके दुश्मन होने लगते हैं। हाँ डेफिनेटली उनको आपकी राइज अच्छा नहीं वो लगता आपके ना। आंखों में खटकने लगते हैं और वो हम्म। आपको गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे दूसरे के साथ मिलकर साजिश करने लगते हैं। मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो अपोलो में काम किया हूँ, मेरे साथ लोग वह जुड़े हुए भी हैं। जी 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 अपोलो में जब काम करते हैं तो उनका थिंकिंग पैटर्न अलग रहता है। जी जी मतलब वहां पे ये कभी नहीं सोचते हैं कि अपोलो को कितना प्रॉफिट हो रहा है, जी सर। वहां ये रहता है कि हमारी जेब में कितना आ रहा है। और जब वो आपके साथ जुड़ते हैं तो उनको अपनी जेब से ज्यादा चिंता ये रहती है कि अगर मैं 10 रुपए खा रहा हूँ तो कमलेश कितना कमा रहा है। बिल्कुल सर। मतलब वो ये नहीं देखते कि आप रात को सोते नहीं हो, रात को 1 घंटे बजती है, आज भी मेरी नींद खुल जाती है कि हॉस्पिटल में कोई पंगा तो नहीं हो गया, कोई पेशेंट को जी प्रॉब्लम तो जी नहीं हो गई। मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का मैं एम लीस्ट बॉदर्ड, मतलब क्लिनिकली बोलो तो। जी पर जी ऐसे जी हॉस्पिटल ओनर मुझे हमेशा चिंता रहती है कि यार कुछ लफड़ा तो नहीं हो गया, डॉक्टर ने देखा कि नहीं देखा, क्या है क्या नहीं है। मतलब पीसफुल लाइफ बोलोगे तो अपोलो में 3 साल मेरे लिए ज्यादा पीसफुल थे बजाय 9 साल इसके। जी जी चलो आज वाइंड अप चलो करते we'll हैं। do that was a good eye opener। अब हम प्रमोद को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से परेशान करेंगे। अरे सर हम तो तैयार बैठे हैं। नवीन आप सो गया आप क्या? बॉटल खोलो ना, आप कल बोलोगे कि रायपुर में आके बैठना है, हम कल आके बैठ जाएंगे रायपुर।